यस सो गाइज, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। बट हम करते क्या, हम सीखते सीखते कुछ नहीं है, हम दूसरों की गलतियां सुनते एंड देन हम फिर से वही गलतियां करते हैं। तो भैया प्लीज ऐसा मत किया करो, बिकॉज इट कैन कॉस्ट यू योर एंटायर एग्जामिनेशन. So in today's video guys, I'm going to talk about what are those causes, what are those reasons because of which the candidates could not clear the examination in the previous attempts. Right? क्या क्या गलतियां वो लोग करते हैं. देखो, this I am saying after having a long conversation from the aspirants जिनका एग्जाम नहीं निकल पाया किसी भी रीजन से. तो वो बहुत सारे रीजंस को मैंने कंपाइल किया है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज रीजंस व्हिच कुड लीड टू द फेलियर. मैं नहीं बोलूंगा फेलियर, एक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है. मैं बोलूंगा कि जिससे कि आपका एग्जाम नहीं निकल पाया. ठीक है, एट द एंड हो तो वही रहा, आप फेल ही हो रहे हो, लेकिन मैं बोलूंगा नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज ऑफ विच यू आर गोइंग टू बी यू आर गोइंग टू नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तो वो क्या क्या गलतियां हैं जो आप अभी सीख सकते हो ताकि आप आगे चल के वो गलतियां ना करो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड यस, तीनों फेजेस की मैं बात करूंगा. आई विल टॉक अबाउट द फेज 1, आई विल टॉक अबाउट द फेज 2 एंड आई विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू. दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू while preparing for RBI grade B examination. Let's talk about the phase 1 first of all. फेज 1 में जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो 4 गलतियां हैं ये चारों ही बराबर है. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई कम है या कोई ज्यादा. द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इफ आई टॉक अबाउट इज अवॉइडिंग comprehensive study of GA. So what, my dear friends, you are doing is that you have understood this examination like an another banking examination, right? जहां पे आपको लग रहा है कि ठीक है, मैं कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाऊंगा, उसके अंदर जो भी डेटा और फैक्ट्स है, आई विल लर्न ऑल दोज डेटा एंड फैक्ट्स एंड obviously my examination will get clear, I will score good marks in GA in RBI grade B. But trust me, it is not like that, because if I talk about the 2024 examination, around 50% of the question in general awareness were from the finance current affair, which required in-depth study of general awareness. And general awareness in RBI grade B is not only about the general current affairs, it also, if we have to score a good marks in GA, you need to cover the PIB current affairs, you need to cover the finance current affairs, you need to go through the RBI website very comprehensively, and of course you have to cover the general current affairs magazine as well, right? So the very first mistake that you are doing is that you are avoiding the comprehensive study of general awareness. Point number 2, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं. अब इससे पहले कि आप वो गलती करें तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूं. Wrong choice of questions in quant and reasoning. See, for quant and reasoning, in quant they ask 30 questions, in reasoning they ask 60 questions in the examination. Nobody in this world, ठीक है, can solve all these 30 questions in the given 25 minutes and all these 60 questions of reasoning in given 45 minutes. It is impossible, कोई कर नहीं सकता, unless कि कोई, मतलब जिसे कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड हो, तभी हो सकता है. बट अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो nobody can solve all these questions in the given amount of time. घर पे बैठ के आराम से अगर 1 घंटा दे दिया जाए तो डेफिनेटली कर लोगे, बट इन द गिवन टाइम इट इज नॉट पॉसिबल. सो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस वही वाले पिक करने हैं जो कि हम कर सकते हैं. अब देखो 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता दैट आपको 30 के 30 क्वेश्चंस आते होंगे. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एग्जाम में सही क्वेश्चंस का चुनाव करना है. ठीक है, और वो कैसे करोगे? बाय अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट. By attempting more and more mock test, if you will attempt the mock test, you will understand that okay, these are the areas from where I have to pick up the questions in the actual examination. So please, this is very important part, right? Point number 3 is you are ignoring English. English, my dear friends, is a scoring subject. English is a scoring subject. See, अगर आपकी English ठीक ठाक है, आप बहुत अच्छी English बोलते हैं, then that is fine, you can ignore English. But if you are average in English, then I would suggest you to prepare comprehensively for English as well, because English phase 1 में तो आपको मदद करेगा ही करेगा. It will also help you in phase 2, because 1/3 300 में से 100 out of 300 100 मार्क्स किसके हैं भाई? इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के हैं. तो इंग्लिश को आप हल्के में मत ले, राइट? इंग्लिश के लिए आपको अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी. एंड ट्रस्ट मी, इन फेज 1 इंग्लिश कैन बी योर गेम चेंजर. इंग्लिश जो है आपका गेम चेंजर हो सकता है. जनरल अवेयरनेस में हो सकता है कि आपको चीजें ना आती हो,
राइट। क्वांट में, रीजनिंग में लिमिटेशन है टाइम की, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप आउट ऑफ 30 यू कैन इजीली स्कोर 20, 22, 23 मार्क्स, राइट। नॉट एक्चुअली इजीली बट यस कंफर्टेबली आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज द थर्ड मिस्टेक। द फोर्थ मिस्टेक इज दैट यू आर अडॉप्टिंग रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट एंड रीजनिंग। This is not a banking examination or SSC examination where you learn the short tricks, the tips, and you can just go and mark the answer by applying those short tricks. हो ही नहीं सकता. The questions of quant and reasoning are such complex in nature that applying any kind of short trick, any kind of tip is not possible to solve the answer completely. ठीक है, I agree you need to learn the short tricks. ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स टिप्स पता होनी चाहिए, बट दो शॉर्ट ट्रिक्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट विल हेल्प यू in reducing the time for solving a particular question. So what you have to do in quant and reasoning is you have to focus on the concepts first. You have to focus on the concepts first. ठीक है, आपको concepts के ऊपर फोकस करना है, और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप केवल शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे एग्जाम देने चले गए। ठीक है जी, दिस वॉज अबाउट फेज 1, ये थी फेज 1 की कहानी। अब हम बात करते हैं फेज 2 की, जहां पे बहुत ब्लंडर लोग करते हैं। सबसे पहला ये कि भाई जो सिलेबस है ना उसका फेज 2 का विल स्टार्ट आफ्टर नोटिफिकेशन, और कुछ तो कलाकार ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं, सोचते हैं चलो फेज 1 के बाद कर लेंगे। भाई देयर विल बी ओनली 20 days ऑफ गैप बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, केवल 20 दिन का गैप होगा, राइट, 20 से 30 दिन का। ठीक है, मैक्सिमम 30 days, मिनिमम 20 days का गैप होगा, राइट। So do you think that you will be able to cover the syllabus of finance, management and ESI in just 20 to 30 days? Except you are शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान तो आप हो नहीं। ठीक है, हम तो ये मान के चल रहे हैं हम सब गंगाधर हैं। ठीक है, ऑल दो गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन गंगाधर तब शक्तिमान है जब वो स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, सो भाई साहब 20 दिन से 30 दिन के बीच में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आज से ही फेज 2 का सिलेबस पढ़ना शुरू करो, एंड टिल नोटिफिकेशन आपकी कम से कम 2 बार रिवीजन हो जानी चाहिए, 2 times आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए ऑफ द सिलेबस ऑफ फेज 2, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद यू विल बी ओनली स्टडिंग द जनरल अवेयरनेस एंड द फेज 1 पार्ट एंड अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट फॉर फेज 1. You are not going to study, you will not have the time to study phase 2. Okay, trust me that. And after phase 1 you can only do the answer writing practice in the given time period. You don't have the time to cover the syllabus or revise the syllabus. ठीक है, this is the first mistake that people do, avoiding general current affairs magazine. अब phase 2 पे आते ही लोग क्या करते हैं, they focus on finance current affairs and PIB current affairs and ignore the general current affairs. But I would suggest not to do that, because a lot of questions are asked were asked in the previous examination, right, from the general current affairs magazine. अब बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो कि PIB में कवर्ड नहीं होती, बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो फाइनेंस करंट अफेयर्स में न्यूज कवर नहीं होती है, बट बैंकिंग एंड इकोनॉमी सेक्शन जो होता है आपके जनरल करंट अफेयर्स मैगजीन का, वहां से आपको वो करके जरूर जाना है एटलीस्ट, राइट। एटलीस्ट आपको नेशनल न्यूज, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, ये वाले जो सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर द एग्जामिनेशन, वो आपको करके जाने हैं, राइट। मिस्टेक नंबर 3 इज द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नॉट अप टू द मार्क। अब क्या है आंसर राइटिंग के साथ प्रॉब्लम, मैं बताता हूं क्या है प्रॉब्लम। ये होती है दैट स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ स्टार्टिंग द आंसर राइटिंग। ठीक है, और उसका रीजन मैं बताता हूं, बिकॉज दे चेज परफेक्शनिज्म, दे वांट दैट पहले ही दिन में हमारा जो आंसर है वो ऐसा आ जाए कि भाई साहब ओहो आहा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद करो वो दिन जब आपने ABCD सीखना शुरू करा था, ऑल्दो याद नहीं होगा, चलो कोई और एग्जाम्पल ले लो, 10वीं क्लास याद रखो, 10वीं क्लास में जब आप साइंस पढ़ रहे थे तो क्या आप पहले दिन ही धुरंधर हो गए थे, आपको सब कुछ आ गया था? ऑफ कोर्स नॉट, 1 साल लगा था ना। वैसे ही यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 4 months of practice to answer writing, only then you will be able to write good answers, up to the mark answers. तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की कमी की वजह से बहुत सारे लोग एग्जाम्स में फेल होते हैं। ठीक है, एंड यस ये बहुत आता है मेरे पास कि भाई सर स्टैटिक के क्वेश्चन तो आते नहीं है, ESI के छोड़ देते हैं, क्यों मेहनत करनी है। भाई साहब जब उसने सिलेबस में दे दिया है ना, तो आपको नहीं पता ये बात कि वो किस दिन ESI स्टैटिक में से क्वेश्चन पूछ लेगा, और जिस दिन उसने पूछ लिया 0 नंबर आएंगे ESI में, बिकॉज बिना पढ़े यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ ESI स्टैटिक। अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया पेपर में, पढ़ा हुआ नहीं है, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन, ट्रस्ट मी दैट। अगर फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन आ गया एंड यू हैवंट स्टडीड इट बिफोर, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। आई एग्री
that a lot of questions are asked from current affairs in ESI paper, but you never know in 2025 examination or maybe in 2026 they are going to ask question from ESI static. And even if they don't ask question from ESI static, my dear friends, it will help you a lot in the descriptive part. इन दी डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको ये बहुत ज्यादा मदद करेगा, बिकॉज जब आप डेटा लिखोगे फिस्कल पॉलिसी का, जब आप डेफिनेशंस लिखोगे प्रॉपर नेशनल इनकम की, जब आप ग्रीन जीडीपी की प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे, जब आप जीडीपी की प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे, योर आंसर विल बी कंसीडर्ड अबव एवरेज. ओके, सो ईएसआई स्टैटिक को इग्नोर मत करो भाई साहब, जब सिलेबस में दिया है तो उसको करके जाना है. क्या आपने 10वीं क्लास में जब आप पढ़ाई कर रहे थे या 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे, क्या आपने कोई सब्जेक्ट पूरा का पूरा छोड़ दिया था? ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, आई एग्री दैट यू हैव टू डू द स्मार्ट स्टडी. सो यू कैन डू स्मार्ट स्टडी बाय कवरिंग द ईएसआई स्टैटिक क्विकली. ठीक है, एटलीस्ट एक रफ आइडिया आपको ईएसआई स्टैटिक का होना चाहिए, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी डिजास्टर. कोई भी डिजास्टर होता है एग्जामिनेशन में तो आपको पहले से ही आप तैयार हैं, राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंटरव्यू पार्ट. इंटरव्यू में क्या क्या गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ता है. पहली गलती यह है कि इंटरव्यू में जाने से पहले भी ना वो लोग क्या कर रहे हैं, पीआईबी पढ़ रहे हैं, आरबीआई की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जनरल करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़े जा रहे हैं. भाई साहब पढ़ना ही नहीं है. आपका कंटेंट चेक हो चुका है, आपका कंटेंट चेक हो चुका है. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी. एंड यस, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल भी कंटेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे. योर पर्सनैलिटी विल बी टेस्टेड बेस्ड ऑन योर नॉलेज ओनली, बट दैट नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम what was required in the phase 2 or phase 1, right? Here they are going to ask you some opinion based question. For example, what is your opinion on the current monetary policy recommendation? What is your opinion on CBDC? What is your opinion on any new step that has been taken by RBI or the central government? या कोई national international level की न्यूज चल रही है, like for example डोनाल्ड ट्रम्प जब सिलेक्ट हुए थे एज द प्रेसिडेंट, और अगर मान लो उस टाइम आपका इंटरव्यू था, सो हाउ बीइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प विल इंपैक्ट इंडिया, राइट? किस तरीके से इंडिया पे इंपैक्ट आएगा, इंडिया के शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा. सो बेसिकली यू डोंट हैव टू फोकस ओनली ऑन द कंटेंट, यू हैव टू build your personality. You have to build your personality. You have to build the positive opinion about the topics which are in news. ठीक है? And you can do it through reading newspapers. अब ये सब मैगजीन्स मत पढ़ो भाई. अब फेज 2 आपका निकल गया है, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं और वहां से अपना ओपिनियन बिल्ड करना है. न्यूज़पेपर से आपको देश दुनिया के बारे में पता चलेगा एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड योर ओपिनियन ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है? उसके बाद है भाई बायोडेटा. अभी 2024 का जब रिजल्ट आया, सो आई मेट अ सक्सेसफुल कैंडिडेट. ठीक है जी. तो उन्होंने मेरे को बताया कि बायोडेटा में जो उन्होंने लिख दिया था, राइट, बायोडेटा में जो उन्होंने लिख दिया था उसी के हिसाब से उनका इंटरव्यू चला गया. सो वट एवर यू आर गोइंग टू राइट इन योर बायोडेटा, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू. ठीक है? बिकॉज द पैनलिस्ट डू नॉट नो अबाउट यू. ठीक है? दे नो नथिंग अबाउट यू, राइट? सो हाउ दे नो यू? Through your biodata only. So whatever you will be writing in your biodata will be your reflection, and from that only they are going to ask you the questions. तो बायोडेटा को फॉर ग्रांट मत लेना. जो भी आपने लिखा है उसमें एक शब्द भी अगर आपने लिखा है तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो हमारे देश में एवरी टॉम, डिक एंड हैरी इज एन एक्सपर्ट. एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट एंड एवरीबडी आउट देयर इज गिवन एन एक्सपर्ट एडवाइस. ठीक है? आप लो, एडवाइस इज लो, बट आप एक वेल ग्रोन अडल्ट हो, आपको ये बात पता होना चाहिए दैट फ्रॉम हुम यू शुड बी टेकिंग द एडवाइसेस. ठीक है? 10 जगह से गलत एडवाइस लेने की जगह एक जगह से सही एडवाइस ले लो एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू. ठीक है? ये यहां पे बहुत ज्यादा मिसगाइडिंग होती है एट द इंटरव्यू स्टेज. कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ. सो द कैंडिडेट्स गेट कंफ्यूज. तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जिन लोगों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन दी आरबीआई ग्रेड बी इकोसिस्टम, उनके पास जाइए. ठीक है? उनके पास जाइए और उनसे बात करिए, उनसे एडवाइस लीजिए. हर किसी से एडवाइस लेने से क्या होगा कि आप भ्रमित हो जाएंगे, आप मिसगाइड हो जाएंगे. ठीक है जी? ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the mistakes that candidates do and that
may lead to the that leads to the failure. ठीक है, so please avoid these mistakes जो भी मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, मिस्टेक्स को अवॉइड करिए एंड अच्छे से तैयारी करिए। मैं तो आपके साथ हूं ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।